श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डॉक्टर विनीत गुप्ता की अध्यक्षता में, साथ में उनकी पूरी टीम को मैं बहुत ज़्यादा अपनी बधाई और अभिनंदन देना चाहती हूँ कि आज बहुत सारे व्यवधान के बाद भी और शायद 2 कैंसिलेशन के बाद हम इस प्रोग्राम को कर पाने में सक्षम हुए हैं। और मुझे बहुत उम्मीद है कि अगले 2 दिन कुछ करें ना करें हमारे दिमाग के सारे कपाट खोल देंगे और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि जो हमने पढ़ा वो कितना सही था, जो हमें पढ़ाया गया उसमें कितना सत्य था, इस पर हम विचार ज़रूर करेंगे। और यही इस सेमिनार का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के साथ मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहती हूँ कि आपने आज एक मौका दिया हम सबको कि हम इसमें विचारधारा अपनी इसमें प्रवाहित कर सकें, इसके विषय में सोच सकें। मैं अपनी दैनिक प्रार्थना में गोविंद दामोदर स्तोत्र का अध्ययन करती हूँ। करार विंदे पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुते शरयानम बालम मुकंदम मनसा स्मरामी। तो आज सुबह जब मैं इसका पाठ कर रही थी तो मुझे एक कहते हैं ना कि एक अनुभूति हुई कि बाल मुकुंद को वैसे तो हम रोज़ ही याद करते हैं, बट आज साक्षात बाल मुकुंद जी हमारे बीच पधारे हैं। ये हमारा सौभाग्य है और आज हम उनके सुविचार सुनेंगे और उससे बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। उन्हीं के साथ मैं अभिनंदन करना चाहती हूँ मंच पर आसीन संजय जी, सुजीत घोष जी, वीसी सर, प्रो वीसी, हमारे बीच आए अलग अलग जगह से गेस्ट सुशील जी, सौरभ जी और संपूर्ण अतिथिगण। ख़ास तौर पे मैं अपने स्टूडेंट्स का यहाँ पर स्वागत करना चाहती हूँ क्योंकि आप उन बच्चों में से हैं जिन्होंने आज के कार्यक्रम को इम्पोर्टेंस दी, महत्वता दी और आपके अंदर मैं जानती हूँ एक इच्छा शक्ति है कुछ सीखने की। तो आज से आप बदले हुए अपने आप को महसूस करेंगे, यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य रहेगा। इतिहास की हम जब बात करते हैं तो इतिहास की कुछ परिभाषा मैंने इस तरह से सीखी। इतिहास का मतलब होता है ऐसा ही हुआ था और कुछ इसी प्रकार हमको इतिहास पढ़ाया जाता है कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ था जैसा हमने किताब में लिखा है। लेकिन हमने कभी इस सवाल को नहीं उठाया कि वो किताब लिखने वाले कौन थे, उनकी मानसिकता क्या थी और उनका उद्देश्य क्या था। और यही आज इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप ये सवाल उठाइए, जिसने इतिहास लिखा उसने किस दृष्टिकोण से लिखा, किस इंटेंशन से लिखा और उसका आने वाली पीढ़ियों पर क्या असर हो रहा है। हमें कभी इतिहास में ये नहीं पढ़ाया गया कि हम कितना जीते और आज भी भारतीय सभ्यता को उसका परचम हम लहरा रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं ऐसे कितने बैटल आपने पढ़े हैं जिसमें आपको गर्व का अनुभव कराया गया हो कि हम भारतीय जीते। हमें हमेशा पढ़ाया गया कि इन्वेडर्स आए, टर्किश रूल आया, घोरी आया, फिर मुग़ल आए, फिर ब्रिटिशर्स आए और किस तरह से हमारा दोहन हुआ है। हमें इतनी नेगेटिव हिस्ट्री पढ़ाई गई हमेशा और मेरी इस बात को लेकर बहुत बड़ी आपत्ति है उन हिस्टोरियंस से, उन इतिहासकारों से कि उन्होंने ऐसा हमको क्यों पढ़ाया। आप अगर अपने परिवार की भी हिस्ट्री उठाकर देखें, आप सब किनारे कर दीजिए, आप अपने परिवार की हिस्ट्री उठाकर देखें और आप अपने बच्चों को अगर ये बताते हैं कि देखो ये बुरा हुआ, ये बुरा हुआ, ये बुरा हुआ, तो वो बच्चा किस सोच के साथ बड़ा होगा, आप इस बात को सोचिए ज़रा। और इसी का ठीक उल्टा अगर आप अपने बच्चों को ये देखो तुम्हारे दादाजी ये अच्छा काम किया था, तुम्हारे पिताजी ने वो अच्छा काम किया था, तुम्हारे फलाने उन्होंने ये किया था, तो बच्चे के अंदर एक गर्व का अनुभव आता है, अपने परिवार के लिए उसको एक श्रद्धा और प्रेम का अनुभव होता है। इसी से आप जोड़ कर देखिए अपने भारत के इतिहास को। हमको इतनी हीन भावना से ग्रसित कर दिया गया कि तुम कुछ नहीं थे। चलो पहले तुम्हारी ज़बान काट दें, हिंदी को हटाया गया, संस्कृत को हटाया गया, ज़बान काट दी हमारी, तुम्हारे हाथ काट देते हैं, पूरी इंडस्ट्री हमारी ख़त्म कर दी। हम जो एक आत्मनिर्भर भारत का आज हम झंडा लेके खड़े हैं, हम आत्मनिर्भर थे, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर थे। आप अगर पढ़ें इसके बारे में तो आपको इतना मिलेगा कि शायद आप पढ़ना बंद ही नहीं कर सकते। मैं तो नहीं कर पाती बंद। तो हुआ बीच में क्या हुआ ऐसा, और बीच के बाद जब हमें आज़ादी मिल गई उसके बाद क्या हुआ, क्यों नहीं हम आगे बढ़ पाए। और भी बहुत देश कॉलोनाइज थे, लेकिन
आज उनकी स्थिति और हमारी स्थिति में बहुत अंतर है। बट मेरी सोच ये कहती है कि हम पिछला जो हुआ उसका रोना गाना लेकर ना बैठें, आज जो हम कर सकते हैं उसका प्रण लें, क्योंकि जो होना था वो हो गया, वो नुकसान हो गया। उस नुकसान की भरपाई आज हम अपने डोमेन में, अपनी परिस्थिति में, अपने परिवार की नई पीढ़ी के साथ और खुद के साथ कैसे कर सकते हैं, हम उस पर विचार अपना लगाएं। तब एक सकारात्मक सोच जन्म लेगी और तब समाज में बदलाव आएगा, और उस बदलाव की बहुत ज़रूरत है। आज नहीं तो कब? हम उम्मीद करते हैं कि सब काम सरकारें कर दें, बट सरकार भी तभी करेगी जब हम सब इंडिविजुअल यूनिट्स की तरह सरकार की मदद करेंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना, संकलन शब्द पे मेरा विशेष ध्यान गया इसमें। संकलन, इकट्ठा करना, कितना बिखर गया है हमारा इतिहास, इतना महान देश और इतना बिखरा हुआ इतिहास। आज एक भी किताब हमारे ग्रैंड नैरेटिव की बात नहीं करती है, हमको पन्नों से ढूंढ कर लानी पड़ती हैं चीज़ें। हम अपनी जीवन शैली भूल चुके हैं। अभी बात करी दिव्या ने कि बिंदी क्यों लगाते हैं, ये क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं। आप खुद पे ध्यान दीजिए, सुबह से शाम जो आपकी दिनचर्या है, जो आपकी जीवन शैली है, उसमें आप भारतीयता का कितना अंग लेकर आते हैं। ना आपकी ज़बान में भारतीयता है, ना आपके कपड़ों में भारतीयता है, ना आपके खाने में भारतीयता है। तो हम किस बात का गुरूर करते हैं? केवल गुरूर से, बातें करने से और रोने से काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। और मैं चाहती हूँ आज इस सभागार में बैठे हर बंदा ये प्रण ले कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, एक मुद्दा उठाना है, उस एक मुद्दे पे मुझे रिसर्च करनी है। देखिए, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत से हमें पीछे नहीं हटना है। हमने पीछे दिखाया है कि हम बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं, तो आज किस बात से डरते हैं? मेहनत करके एक कहानी निकाल कर लाइए और उस कहानी के ब्रांड एम्बेसडर बन जाइए कि इस कहानी को मुझे सबको सिखाना है। लेकिन उस कहानी के पीछे आपकी रिसर्च, आपका अध्ययन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैं जितना पढ़ती हूँ, मैं उतना और ज़्यादा अपने आप को गौरवशाली महसूस करती हूँ कि मैंने भारत देश में जन्म लिया, और शायद आने वाले हर जन्म में मैं चाहूँगी कि मैं भारत में ही रहूँ। इसकी महानता किताबों में नहीं सिमटी है, हम सब में सिमटी है, हमारे वैल्यू सिस्टम में है। और मुझे उसकी परछाई हर जगह दिखती है। मैं जब सुबह माला लेकर बैठती हूँ और 108 बीड्स मुझे दिखते हैं, तो 108 का जो महत्व है वो मुझे दिखता है उस माला में। वो 108 बार नाम जपना नहीं होता है, उस 108 नंबर का जो आज की कॉन्फ्रेंस का विषय है, साइंटिफिक व्यू, क्यों 108 और क्यों 107 और 109 नहीं? मैंने पहले भी ये बात बताई है, आप पढ़िए जाकर 108 की क्या इम्पोर्टेंस है। श्री यंत्र में 54 सेक्शन, मैं ज़्यादा जानकार नहीं हूँ, मेरे से बहुत ज़्यादा गुणी और जानकार लोग मंच पर आसीन हैं। थोड़ा बहुत जो मुझे पता है और मैं विश्वास करती हूँ जिसमें, वो आपसे साझा कर रही हूँ। आप कोई भी फील्ड उठा लीजिए, उसमें आपको 108 का रिफ्लेक्शन मिलेगा। और माला क्यों पकड़ा दी हमारे हाथ में? ताकि हम उसकी इम्पोर्टेंस को अपने जीवन में उतार सकें। हमने उतार तो लिया, लेकिन हमने कभी सवाल नहीं किया कि क्यों 108। आपको पता है कि सूरज जो होता है, उसका अगर हम डायमीटर लेते हैं, वो डायमीटर बराबर होता है 108 टाइम्स सूरज और पृथ्वी के डिस्टेंस के बराबर। मतलब पृथ्वी का आप सेंटर लीजिए और सूरज का सेंटर लीजिए, उसको आप 108 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपको सन का डायमीटर मिलता है। आपको पता है कि अर्थ का सेंटर और मून के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, उसको 108 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मून का डायमीटर मिलेगा। जाके चेक करिएगा, ये चीज़ गूगल करिएगा। 108 योग में उसका जिक्र है, आयुर्वेद में उसका जिक्र है, हमारी भावनाएं 108 हैं। आप कोई भी फील्ड उठा लीजिए, मैं मतलब पूरा लेक्चर ले सकती हूँ उस चीज़ पर कि 108 की हमारे जीवन में क्या विशेषता है। तो कृपया इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करें। और जो एक शब्द दे दिया गया, या आई वुड से थोप दिया गया है हमारी सोच पे, माइथोलॉजी। माइथोलॉजी शब्द निकला है मिथ से। मिथ मतलब होती है कल्पना। ये कल्पना नहीं थी, ये उन सब दार्शनिकों का, उन सब साधुओं का अध्ययन था, तपस्या थी कि आज हम इन चीज़ों पर
अध्ययन कर सकते हैं कि 108 का क्या महत्व था, क्यों उस ज़माने में नक्षत्र पे हम इतनी, आपको मालूम होगा कि एस्ट्रोलॉजी, इंडियन एस्ट्रोलॉजी, एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजी जितनी विकसित थी, जितनी आगे थी, इंडियन मैथमेटिक्स जितनी आगे थी, उतनी दुनिया की कोई साइंस नहीं थी। साइंस के बच्चे यहाँ बैठे फिबोनाची सीरीज़ पढ़ते हैं आप लोग? फिबोनाची सीरीज़ कंप्यूटर साइंस में तो डेफिनेटली पढ़ते हैं। आपको पता है फिबोनाची से 800 साल पहले हेमचंद्र नाम के एक मैथमेटिशियन ने ये सीरीज़ निकाली थी, लेकिन हम में से कोई भी इस बात की परवाह नहीं करता कि उसका क्रेडिट हेमचंद्र को मिले। ये प्रॉब्लम है। इसी तरह से अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं जिसमें दूसरी सभ्यता के लोगों ने आके हमारी चीज़ हमसे चुराई। मैं इसमें उनको गलत नहीं मानती हूँ। आप अपनी चीज़ बचा नहीं पाए, कोई बात नहीं, बचा नहीं पाए, आज तो बचाइए, उनको उनका ड्यू दिलवाइए। तो माइथोलॉजी के अम्ब्रेला में हम कृपा करके रामायण, महाभारत, गीता या इतने सारे जो हमारे जीवन शैली में जो चीज़ें आती हैं उनको माइथोलॉजी और सुपरस्टिशन के अम्ब्रेला में हम उसको कैद ना करके रखें। हम सवाल करें कि हम क्यों पत्तलों पर ज़मीन में बैठ के खाना खाते थे। हर चीज़ का एक साइंटिफिक मीनिंग होता है। आप ज़मीन में बैठ के खाना खाएंगे, आपका एक शरीर का ऐसा हिस्सा दबता है जिससे आपका डाइजेशन बेटर होता है। पत्तल क्या थे? द मोस्ट ऑर्गेनिक वेस्ट दैट यू क्रिएटेड वॉज पत्तल। आज पत्तल और कुल्हड़ कहाँ मिलते हैं आपको? तो जीवन शैली से हमने हर चीज़ निकाल के बाहर फेंक दी है और हम खोज क्या कर और क्या नाम देते हैं कि अंधविश्वास है। अंधविश्वास कुछ नहीं है। हमारी पूरी ह्यूमन एनाटमी, you talk about nature, you talk about sciences that we study, everything was written. We just need to bring it out. Bring it out and tell the youth, see, this is what we were, and this is, I mean, we completely rely on Western philosophers and scientists. अभी कोई भी चीज़ पे विदेशी ठप्पा लग जाता है, हम तुरंत मान लेते हैं, अपनी चीज़ पे हम नहीं मानते हैं। तो हम उठाकर देखिए उन चीज़ों को, हम सूर्य सिद्धांत का अध्ययन करें, हम पाणिनि ने जो हमको ग्रामर के 4000 रूल्स दिए हैं जिस पे आज पूरा विश्व नाच रहा है, कंप्यूटर बेस्ड किस पे है? उन्हीं 4000 रूल्स पर है जो पाणिनि ने हमको दिए हैं। तो हम इन बातों को समझने की, कम से कम समझने की कोशिश करें, और हम समझेंगे तो हम आगे समझाने की क्षमता रखेंगे। मैं चाहती हूँ कि एक विचार, जो भी आपको फील्ड पसंद हो, जो भी चीज़ आपको इंटरेस्ट करती हो, उसको उठाएं और उसमें स्टडी करना शुरू करें और फिर वो कहानियाँ सब में फैलाएं। दशावतार की बात मैंने पढ़ी थी कभी। हम थ्योरी ऑफ डार्विन की बात करते हैं, एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन डार्विन ने जो दी थी। आप दशावतार कभी पढ़िए, आपको पूरी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिखेगी दशावतार में। उस पर्सपेक्टिव से समझिएगा। कहानियाँ बताई गई हमको। कहानियाँ क्यों बताई जाती हैं? क्योंकि जनमानस के मन में, हृदय में उनका एक स्थान रहे, और कहानी याद करना ज़्यादा आसान होता है। अभी मैं आपसे बोलूँ कि आप बहुत लंबे चौड़े फॉर्मूले याद करिए, बहुत मुश्किल होगा, बट उसी को अगर मैं कहानी या कविता में कन्वर्ट कर दूँगी, आपके लिए वही चीज़ बहुत आसान हो जाएगी। तो कहानियाँ इसीलिए हमको सुनाई गई। लेकिन आज क्या हो गया है, हम उन कहानियों पे सवाल उठाने लगे हैं, उसके उद्देश्य पे वो सवाल नहीं उठाते। वो कहानी में वो बात कही गई थी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चंद्रमा को आपने देवता का रूप दे दिया, इतने देवी देवता कहाँ से होंगे? हम इन सब ऊपरी सतह की बातें करने लगे। हम अंदर जाके नहीं समझते कि उसका मीनिंग क्या है। हम नहीं समझते हैं कि नक्षत्र का क्या मीनिंग है। एक छोटी सी कहानी सुना के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी यहाँ पर, कि राजा दक्ष थे और उनकी पत्नी पंचजनी, उनके 27 कन्याएं थीं। मैं कहानी सुना रही हूँ आपको, कोई साइंस नहीं है इसके पीछे। 27 कन्याओं में से एक थी रोहिणी, और उनको चंद्र भगवान जो थे वो बहुत पसंद करते थे। तो चंद्र भगवान ने दक्ष से कहा कि रोहिणी से मैं विवाह करना चाहता हूँ। तो दक्ष ने कहा कि विवाह तुम्हें मेरी सारी कन्याओं से करना पड़ेगा, 27 की 27, मैं एक से तुम्हारा विवाह नहीं करूँगा। तो चंद्र भगवान तैयार हो गए, बोले हाँ ठीक है, चलिए मैं सबसे शादी कर लूँगा, रोहिणी तो मिलेगी कम से कम। अब उन्होंने सबसे शादी कर ली, और दक्ष जी ने कहा कि मेरी एक आपको वादा करना होगा, एक आपको मेरे से, कि आप सारी मेरी बेटियों को एक सा प्यार देंगे। तो चंद्र भगवान ने कहा कि हाँ, मैं सबको, उन्होंने हाँ कर दिया उस चीज़ के लिए। हुआ क्या कि चंद्र भगवान जो थे वो रोहिणी के प्रेम में थे, तो उन्होंने
सारा समय वो उन्हीं के आगे पीछे घूमना, उनको विशेष प्रेम देना, अनुराग देना, ये सब करते थे। तो इससे बाकी जो 26 उनकी बहनें थी वो बहुत नाराज़ हो गई और दक्ष के पास पहुंची कि देखिए ये हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, और इन्होंने अपनी बात नहीं रखी। तो राजा दक्ष ने चंद्र को बुलाया और उनको फटकारा और बोलते हैं कि मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम विलुप्त हो जाओगे, तुम छुप जाओगे, तुमने अपनी बात नहीं रखी। क्योंकि पहले के ज़माने में बात में ही सब कुछ होता था, अभिशाप मिल जाता था और आप गायब हो जाते थे, इतनी शक्ति थी बात में। तो चंद्र जी जो थे वो बहुत घबरा गए और भाग के शिव जी के पास पहुँचे कि मेरे को बचाइए, और मैं तो इन्होंने तो कहा कि मैं गायब हो जाऊँगा, मैं तो सबसे चमकता हुआ दिखता हूँ आसमान में। तो शिव जी ने कहा कि आप गायब तो नहीं होगे, हाँ 15 दिन घटोगे, 15 दिन बढ़ोगे। तो खुश हो गए चंद्र भगवान और घर वापस आ गए, और उसके बाद वो रहने लगे। ये तो थी कहानी। अब मैं इसको आपको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करती हूँ। नक्षत्र जो होते हैं ये कॉन्स्टलेशंस होते हैं। जो लोग भी थोड़ा जानते हैं, नहीं जानते हैं आप जाके ज़रूर पढ़िए। 27 सेक्टर्स में बांटा गया है एलिप्टिकल ऑर्बिट मून का। उस 27 सेक्टर में एक सेक्टर है रोहिणी, और कहते हैं कि चंद्रमा सबसे ज़्यादा समय वहीं बिताते हैं अपना, और वो अपना समय वहाँ बिताते हैं, इसलिए उसको रोहिणी के अनुराग के साथ जोड़ा गया है। और जो 15 दिन बढ़ना और घटने वाली कहानी है, उसको आप सबने वैक्सिंग और वैनिंग ऑफ मून से पढ़ा होगा, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के रूप में, जो हमारे हिंदी कैलेंडर में भी मौजूद है। और ये कोई कहानी नहीं है, ये ब्रह्मांड में ये चीज़ें हैं जो हो रही हैं, दिख रही हैं। हमें चंद्रमा दिखता है छोटा और बड़ा होता हुआ। तो उस चंद्रमा को शीर्ष स्थान देने के लिए शिव जी ने कहा कि मैं तुम्हें अपने शिखर पर बैठाऊंगा, इसीलिए उनको चंद्रशिखर भी बोलते हैं। तो ये जो कहानियाँ हैं, इसका अगर हम एक साइंटिफिक वर्जन लेकर आएंगे, एक साइंटिफिक व्यू लेकर आएंगे, तो ये कहानियाँ ज़्यादा सेंस बनाती हैं और हमें याद भी रहती हैं। अब इस कहानी को बताने का मतलब यही था कि आज मुझे भी याद है कि मैंने कब पढ़ी थी ये कहानी, लेकिन मैं आपको इसीलिए सुना पा रही हूँ और उसको साइंस से जोड़ पा रही हूँ क्योंकि इस कहानी में एक साइंटिफिक व्यू भी है और हमारे जो लिखने का एक बहुत खूबसूरत समझाने का तरीका है, वो लिटरेचर का, साहित्य का एस्पेक्ट भी छुपा हुआ है। तो मैं चाहती हूँ ऐसी ही कुछ कहानियाँ आप भी निकाल कर लाएँ, हम सबके साथ शेयर करें और नई पीढ़ी को एक नई सोच प्रदान करें। तभी इस सेमिनार का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। मैं पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारा बधाई, अभिनंदन देना चाहती हूँ कि उन्होंने आज ये मौका दिया कि हम सब इस विचारधारा में बह पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।